अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नई वीडियो के साथ जो है वो मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जब हम I-130 के फॉर्म फिल करते हैं, फैमिली इमिग्रेशन को हम ध्यान में रखें या स्पाउस वीजा कैटेगरी का हम ख्याल रखें, उसी में आती है। जब हम I-130 का फॉर्म फिल करते हैं तो ये पहला स्टेप होता है आपका, जो पूरा इमिग्रेशन का आगे जाके स्टेप्स होंगे उनमें पहला स्टेप होता है I-130। इस I-130 के स्टेप्स में बाज़ दफ़ा हमसे कुछ छोटी बड़ी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है जिससे हमारा बिला वजह का काम जो है वो डिले होता है, हमें बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, आपको एक मुश्किल होती है दोबारा से उन चीज़ों को ठीक करने में, आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को हम कवर करें जो अगर आप अवॉइड करें तो आपका I-130 स्मूथली जो है वो सबमिट हो सके, आपका केस फाइल हो सके, आपकी पिटिशन फाइल हो सके और फिर आप अगले स्टेप की तरफ स्मूथली प्रोसेस कर सके। तो उन मिस्टेक्स को आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो I-130 के अंदर जो है वो मिस्टेक्स को अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है? मिस्टेक्स अवॉइड करने के बहुत सारे रीजन। जाहिर है आप नहीं मिस्टेक करना चाहते अपने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप जो है I-130 के अंदर मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपको USCIS कांटेक्ट करता है बहुत सारे दिनों के बाद, जब आपका नंबर आता है और वो आपकी फाइल को चेक करता है और फिर उसके बाद वो आपको RFE नोटिस, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस नोटिस भेजता है कि जी आपकी फाइल में ये चीज़ की कमी है, आपकी फाइल में ये मसला है, हमें जो है ये चीज़ दीजिए, वापस से भेजिए। तो ये जो बैक एंड फोर्थ होने का सिलसिला होता है ये एक्स्ट्रा बहुत सारे मंथ्स ले लेता है, जिसकी वजह से आपका टाइम डिले होता है। और आप जानते हैं फैमिली इमिग्रेशन हो गई, इस तरह के केसेस हो गए, टाइम की कितनी वैल्यू होती है। दो फैमिलीज एक दूसरे से दूर रह रही होती है, दो पार्टनर एक दूसरे से दूर रह रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, लोग यूजुअली इस पूरे वीजा के प्रोसेस को स्मूथली खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब वो पहले स्टेप यानी I-130 की फिलिंग के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक कर देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद वो लॉयर को अप्रोच करते हैं। जब वो लॉयर को अप्रोच करते हैं तो फिर उनकी $3-4 हज़ार या उससे भी ज़्यादा समटाइम फीस लगती है। तो अगर आप खुद ही केयरफुल होंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप अपना केस खुद ही फाइल कर सकते हैं लेकिन चंद मिस्टेक्स को अवॉइड करें, तो फिर आपको खुद ही फायदा होगा और आप काफ़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं और जो बहुत ही मामूली है, वो ये है कि अपने एड्रेसेस और अपनी स्पेलिंग, अपने और अपने स्पाउस, अगर हम इमेजिन करें हम इस वक्त बात करें स्पाउस वीज़ा की, तो अपने और अपने स्पाउस का नाम, उनके एड्रेसेस, उनकी बर्थडेज, ये ऐसी मिस्टेक है जो कि अगर गलत हो तो आपको सही करनी पड़ती है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो सेकेंडरी काइंड ऑफ मिस्टेक्स होती हैं, उनसे ज़्यादा मसला नहीं होता। कुछ ग्रेव मिस्टेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जिनको सही करने के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे पूछेंगे, सारा सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत छोटी सी बात है कि अपने नाम की स्पेलिंग, अगर मेरा नाम रमशा है और अगर मैं उसको रिमशा लिख दूं तो ये कोई बहुत काफ़ी बड़ा मसला है जब मैं ये केस फाइल कर रही हूँ। नाम की स्पेलिंग हो गई, एड्रेस एग्जैक्ट वही होना चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को मल्टीपल टाइम क्रॉस चेक करें अपने वीज़ा को फाइल करते हुए। इसके बाद चलते हैं हम दूसरी चीज़ की तरफ। जब भी आप I-130 फाइल करते हैं तो एक स्टेप पे आके फिर आपसे पूछा जाता है कि आप काउंसलर प्रोसेसिंग के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के थ्रू। काउंसलर प्रोसेसिंग मतलब ये कि जिसके लिए आप फाइल कर रहे हैं उसका इंटरव्यू जो है उसी के होम कंट्री में एम्बेसी के अंदर होगा। और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जब होती है जब आप जिसके लिए फाइल करें वो खुद भी यहीं पे US के अंदर ही हो और बस उसका जो है स्टेटस को चेंज करना हो, यानी वो ऑलरेडी किसी वीज़ा पे यहीं पे है और इसके स्टेटस को एडजस्ट करना हो। अब जाहिर है जब मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पिटिशन किया है, वो मेरे लिए काउंसलर प्रोसेसिंग चाहता है,
एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस नहीं चाहता। समटाइम्स लोग पूरा I-130 बिल्कुल सही सही फाइल कर देते हैं और सिर्फ इस चीज को जब टिक मार्क करना होता है तो गलती से काउंसलर प्रोसेसिंग की जगह एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस टिक कर देते हैं, या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की जगह गलती से काउंसलर प्रोसेसिंग टिक कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है जिसको आपको माइंड में बहुत क्लियर रखना है आगे बढ़ते हुए, और इसको बहुत अवॉइड करना जरूरी है क्योंकि ये पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देगा कि आप केस क्यों फाइल कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं अगली तरफ। कुछ लोग सही सही फॉर्म फिल कर रहे होते हैं लेकिन एक या दो क्वेश्चन मिस कर देते हैं। अब ये तो बहुत ही आम सी बात है जब आप चेक कर रहे हैं कि अगर इस फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस है और आपने 29 फिल किए क्योंकि एक को आपने देखा नहीं और डबल नीचे आ गए पढ़ते पढ़ते, तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर होती है और जिसको आप आसानी अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पे एप्लीकेबल नहीं होते, उनमें भी आपको खाली नहीं छोड़ना होता बल्कि NA लिख देना होता है, नॉट एप्लीकेबल, ताकि आपने कोई चीज खाली नहीं छोड़ी हो, किसी चीज को जो है वो मिसिंग फॉर्म आपका नहीं हो। मिसिंग फॉर्म भी आगे जाके डिले आपका करता है केस, और जाहिर है फिर USCIS आपको कॉन्टैक्ट बैक करती है। ये हो गई आपकी तीसरी मिस्टेक। इसके बाद हम बात करेंगे इनसफिशिएंट एविडेंस फॉर बोनाफाइड मैरिज, या अगर आपकी फैमिली का है, पेरेंट्स का वीजा है उनके लिए, तो जो रिलेशनशिप का एविडेंस होता है अगर आपने इनसफिशिएंट दिया है इस स्टेज पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी पिटिशन को अगर देखेंगे कि ये एक ऑथेंटिक पिटिशन लग रही है, लग रहा है कि एक मियाँ बीवी का केस है, बोनाफाइड मैरिज है, पिक्चर्स देख रहे हैं, वो एविडेंस देख रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये एविडेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशनशिप उनको समझाने के लिए, समझाने के लिए कि जी हम स्पाउसेस हैं, हमें साथ में रहना है, इसलिए हमें जो है वो इमिग्रेशन की जरूरत है। तो ये एविडेंसेस पे काम करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर पिक्चर्स होनी चाहिए, निकाहनामा के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हो वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, आप अपनी लिस्ट में चेक कीजिएगा जो I-130 के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो सब चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। मल्टीपल टाइम, अच्छा जो पांचवी मिस्टेक है उसी को मैं इसी में शामिल कर दूंगी, वो ये है कि जब आपका पैकेट कंप्लीट हो जाता है I-130 का, उस पैकेट को मल्टीपल टाइम्स चेक कीजिए। आपको ऑनलाइन बहुत सारी रिसोर्सेस से वो लिस्ट मिल जाएंगी कि जी क्या क्या चीजें I-130 के लिए किस केस में रिक्वायर्ड होती है। उन फोरम्स पे जाइए, वहां जाइए और क्रॉस चेक कीजिए कि क्या आपके पैकेट के अंदर, जिसको बनाएंगे एक ब्राउन कलर के पैकेट में अपनी सारी चीजें डालते हैं, क्या आपने सब चीजें रख दी है, क्या आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं, कोई एक चीज मिसिंग तो नहीं है। जो फॉर्म है उसे बार बार चेक कीजिए कि कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कोई चीज इनकम्प्लीट तो नहीं है। इसको देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म जो आपका पूरा एनवेलप है उसको प्रॉपरली बंद करके फिर भेजिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक और मिस्टेक्स है जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये मिस्टेक है कि वो गलती से I-130 में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। अब देखिए जो USCIS, NVC और एम्बेसी होती है उसका माइंडसेट ये होता है कि जी हम इनिशियल तौर पे आपसे कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हम आपका पिटिशन देखेंगे, मैं USCIS की बात कर रही हूँ, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू डे पे आएंगे बहुत टाइम के बाद, 2 साल के बाद, तब हम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल I-130 की स्टेज पे वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। अगर उन्हें आपसे मांगना होगा, आपका केस एक्सेप्शन होगा, वो आपको खुद रीच आउट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे खुद भी पता है कि वो ये मिस्टेक करते हैं कि हमने गलती से अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस एनवेलप के अंदर डाल के भेज दिए USCIS के लॉग बॉक्स में या कहीं पे भी, जो कि आपको नहीं भेजने हैं, क्योंकि आपको आगे आने वाली स्टेजेस पे मल्टीपल टाइम्स अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, उनकी कॉपीज करानी होंगी, तो और फिर इंटरव्यू डे पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना लाजमी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ख्याल रखना है, गलती से भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। इसके साथ साथ एक और मिस्टेक है, वो ये है कि इंसान बहुत सारे लोग हर चीज सही से फिल कर देते हैं, पूरा पैकेट कंप्लीट है, हर चीज सही है, एविडेंस भी है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब बात आती है कि ये जो पैकेट है, जो हमने पूरा सब कुछ बनाया I-130 की पिटिशन, इसको भेजना कहाँ पे है। अगर वो मतलब फाइल कर रहे हैं कि कहीं पे भेजेंगे मेल के थ्रू, तो उनको अपना जो पिटिशन है I-130 की, उसको सेंड करने से पहले प्रॉपर लोकेशन पता होनी चाहिए।
डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट लोकेशंस यूएससीआईएस अलॉट करता है कि जी अगर आप मिशिगन में रहते हैं तो आपको यहाँ पे भेजनी है, अगर आप यहाँ पे रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपको यहाँ भेजनी है। तो इसका मालूम करना बहुत ज़रूरी है अपने I-130 को सेंड करने से पहले यूएससीआईएस को, कि आपकी वो लोकेशन एड्रेस क्या है जिस पे आपको ये चीज़ भेजनी है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि जी हमने तो सही भेजी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पता चलता है कि जी उन्होंने गलत लोकेशन पे अपनी I-130 की पिटिशन फाइल कर दी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाई फॉर I-130। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं, और ये जब करते हैं जब वो मल्टीपल फैमिली मेंबर्स के लिए I-130 फाइल करे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक लड़का है जो अमेरिका में रहता है, वो अपने अम्मी अबू के लिए I-130 फाइल करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं पेरेंट्स के लिए फाइल कर रहा हूँ, और वो एक I-130 जो है वो फाइल कर देता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि I-130 की पिटिशन जितने लोगों के लिए आप भर रहे हैं उन सबके सेपरेट I-130 होंगे। ऐसा होता है कि आपके फादर की जो पिटिशन होगी उसके अंदर आपकी मदर की भी मालूमात ली जाएंगी, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि उनका सेपरेट I-130 रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जब इंटरव्यू का टाइम आने वाला होता है तो लोग कहते हैं, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी हमारे तो बच्चे का भी हमने फाइल किया था, उनका तो I-130 उनका तो इंटरव्यू आया ही नहीं, या उनके लिए तो हमें रीच आउट किया ही नहीं गया। तो प्रॉब्लम यह है कि आपने उनका I-130 उनकी डिटेल्स केस फाइल नहीं किया था, और आप ये अस्यूम नहीं कर सकते कि पेरेंट्स के साथ ऑटोमेटिकली उनके बच्चे का भी केस फाइल हो जाएगा, या फादर के साथ ऑटोमेटिकली मदर का भी केस फाइल हो जाएगा। I-130 हर इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए अलग अलग भरा जाएगा। जितने लोगों के लिए फाइल करेंगे उतने I-130 भरे जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मिस्टेक्स थी जो जनरल मिस्टेक्स है, जो बहुत सारे लोग अपने केसेस में करते हैं, और अगर आप इनको अवॉइड करें, या अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर ले, या उन लोगों से बात करें जो पहले इसको फाइल कर चुके हैं, तो आपको ये फ़ायदा होगा। आप वक्त बचाएंगे, काफ़ी पैसा बचाएंगे, और काफ़ी जो डिले की वजह से आपको परेशानी होती है, जहनी परेशानी होती है, आप उससे भी बचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन तमाम मिस्टेक्स का आप ख्याल रखेंगे और आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।